नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉवेल एक्सप्लोरर की इस दुनिया में, जहाँ मिलेंगी आपको मज़ेदार कहानियाँ जो दिल को छू जाए और दिमाग को घुमाए। इसलिए जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इन्हें असली व्यक्ति, जगह या घटना से ना जोड़ें। कृपया इन्हें सिर्फ कहानी के रूप में ही एंजॉय करें। चलते हैं कहानियों की दुनिया में। तो बाकी 20 को छोड़ दो, अर्जुन दास ने कहा। विक्रम मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे? उनमें से 16 अभी तक लाभकारी नहीं हैं, इसलिए आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाकी 4, क्योंकि वे हमारे इच्छा समूह के व्यवसाय से टकराते हैं, उन्हें हमारे इच्छा समूह द्वारा आक्रामक रूप से अधिग्रहित किया जाएगा या हम उन्हें घातक रूप से दबाएंगे। क्या ऐसा करना बहुत क्रूर नहीं होगा? आखिरकार इन कंपनियों में भारतीय लोग हैं। अर्जुन दास ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बॉस, बाजार में आंसुओं का कोई स्थान नहीं है, केवल सफलता और असफलता है। अगर आप घरेलू बाजार को पुनर्गठित करना चाहते हैं और विदेशी एकाधिकार को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको हड्डी को खुरचकर जहर निकालना होगा। विक्रम मल्होत्रा ने सिर हिलाते हुए कहा। ये कहते हुए विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन दास के कार्यालय में सामने रखी पेंडुलम घड़ी की ओर देखा, जो 11:20 बजा रही थी। सुबह के सत्र के समापन तक केवल 10 मिनट बचे थे। विक्रम मल्होत्रा थोड़ा बेचैन हो गई। अगर इन 48 स्टॉक्स को सुबह बाजार बंद होने से पहले लिमिट तक नहीं गिराया गया, तो दोपहर में बाजार खुलने पर नील पर्वत वेंचर्स की ओर से कर्मचारी और धन तैयार हो जाएंगे और तब स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती थी। विक्रम मल्होत्रा ने माइक्रोफोन उठाया और कुछ कहना चाहा, लेकिन बार बार हिचकिचाने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन दास ने विक्रम मल्होत्रा की असामान्यता देखी और पूछा, क्या हुआ? अभी 8 मिनट बचे हैं। अगर इन 8 मिनटों में इन 48 कंपनियों के स्टॉक की कीमतें नीचे नहीं लाई गईं, तो दोपहर में बाजार खुलने पर एक और कड़ा मुकाबला होगा। विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन दास को समझाया। आओ, एक कप चाय लो, आराम करो। अर्जुन दास ने उसे गर्म की हुई चाय का कप थमाया। बॉस, आपका दिल बहुत बड़ा है। विक्रम मल्होत्रा को लगा कि अर्जुन दास में जरा भी तनाव नहीं था। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। अर्जुन दास ने एक और सेब उठाया और उसका एक टुकड़ा काट कर खाया। बताओ तो, ये सेब वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। और उसी क्षण सामने स्क्रीन पर समीर कपूर ने कहा, प्रिय बॉस, प्रिय विक्रम, 48 कंपनियों के स्टॉक सभी लिमिट तक गिर गए हैं। क्या हम अब एक शानदार लंच के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, तुम जो चाहो खा सकते हो और कंपनी इसका बिल चुकाएगी। अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बॉस, शानदार हैं। कम खाना, नहीं तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और फिर देखो मैं दोपहर में तुम्हें कैसे ठीक करता हूँ। विक्रम मल्होत्रा ने ये कहने के बाद तीनों वीडियो स्क्रीन बंद कर दी। विक्रम, तुम बहुत सख्त हो। अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। विक्रम मल्होत्रा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दरअसल विक्रम मल्होत्रा एक समूह की प्रबंधक थी और वह भी एक महिला। अगर उसके पास उचित साधन न हो तो वह अपने अधीनस्थों को कैसे नियंत्रित कर सकती थी। इसलिए विक्रम मल्होत्रा की सख्ती कंपनी में उनकी सुरक्षात्मक रंग थी। ठीक है बॉस, अब हमें भी खाना खाने का समय है। फिर दोपहर का नाटक जारी रखेंगे। विक्रम मल्होत्रा उठी और अर्जुन दास की ओर देखा। अच्छा हुआ कि मुझे चाय पीने की भूख लगी है। चलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अर्जुन दास ने अकेले में कहा। तो मैं संकोच नहीं करूंगी, तुम्हें ठगना दुर्लभ है। इस समय इंद्रपुर में एक उच्च श्रेणी के पुरुष क्लब में जैनब ईरानी ने कमर सीधी की और जागा। परसों, क्योंकि उसने हरियाली ग्रुप जीता था, न केवल उसे ऊपर से प्रशंसा मिली बल्कि उसे एक मोटा बोनस भी मिला। इसलिए कल रात उसने इंद्रपुर के सबसे प्रसिद्ध क्लब में जमकर मौजमस्ती की और सुबह 5 बजे तक सोया नहीं। नींद में उसने अनजाने में फोन उठाया और समय देखा। दोपहर 12 बजे से ज्यादा हो चुके थे। लेकिन कल रात उस विदेशी लड़की की वजह से, जो बहुत आकर्षक थी, उसे अभी भी नींद आ रही थी। लेकिन अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, उसने फोन उठाया और एयरप्लेन मोड बंद किया। उम्मीद है कि कुछ गलत ना हो, जैनब ईरानी ने बड़बड़ाया। लेकिन जैसे ही उसने बड़बड़ाना खत्म किया, उसका फोन बजा। कॉलर आईडी देखने के बाद वह तुरंत चौंक गया, गला साफ किया और बोला, हाय मनीष सेठी, क्या बात है? तुम शापित मूर्ख, तुमने पहले फोन क्यों बंद कर रखा था? कंपनी के लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाए? मनीष सेठी ने फोन पर गाली दी। अरे, मैं अभी अभी वसंत विहार प्रांत में एक प्रोजेक्ट की जांच के लिए पहुंचा हूं। अभी अभी प्लेन से उतरा और फोन चालू किया। जैनब ईरानी ने आंखें घुमाकर बहाना बनाया। शापित, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ? नील पर्वत वेंचर्स के तहत 48 कंपनियों के स्टॉक सभी लिमिट तक गिर गए। लिमिट तक? वो भी 48 कंपनियां एक साथ? ये कैसे संभव है? क्या नील पर्वत मुख्यालय के पास कोई जवाबी तंत्र नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? जैनब ईरानी को विश्वास नहीं हुआ। तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि पिछले आधे महीने में इन 48 कंपनियों के स्टॉक छोटे मूल्य में गिर गए हैं?
मैंने भी ये देखा, लेकिन स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तो सामान्य है ना? और मैं स्टॉक मार्केट का प्रभारी नहीं हूँ। जैनब ईरानी ने तर्क और सबूत के साथ कहा। वह दोषी नहीं ठहराया जाना चाहता था। तुम शापित मूर्ख, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि इसके पीछे कौन है? कौन है? यहाँ से अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार बड़ा प्रवाह डेक्कन सिटी से आया है। तुम्हें और कौन लगता है? डेक्कन सिटी? क्या यह विक्रम मल्होत्रा हो सकती है? कैसे? उसके पास नील पर्वत से मुकाबला करने की वित्तीय ताकत कहाँ से? जैनब ईरानी को विश्वास नहीं हुआ। बकवास बंद करो, अब जल्दी से उन 48 कंपनियों के शेयरधारकों से संपर्क करो और सुनिश्चित करो कि उनके शेयर अभी भी उनके पास हैं। मुझे शक है कि दूसरा पक्ष स्टॉक मार्केट में गिरावट का फायदा उठाकर खुदरा निवेशकों के शेयरों को बड़ी मात्रा में खरीदना चाहता है। अगर ऐसा है तो यह बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं तुरंत संपर्क करता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर इन 48 कंपनियों में से किसी एक में भी कोई हादसा हुआ तो तुम सीधे इस्तीफा दे सकते हो। ये कहकर मनीष सेठी ने फोन काट दिया। ये बुरा आदमी, मुझ पर धमकी देने की हिम्मत। जैनब ईरानी ने विकृत चेहरे के साथ खुद से कहा। फिर जैनब ईरानी बिस्तर के सहारे टिका, एक सिगरेट जलाए और शांत हुआ, और फोन कॉल की सामग्री को समझने की कोशिश करने के बाद जैनब ईरानी को अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, लेकिन इस नंबर का मालिक उसका कॉल नहीं उठा रहा था। फिर उसने एक और नंबर डायल किया, लेकिन दूसरा पक्ष फिर भी जवाब नहीं दे रहा था। उसने फिर से एक नंबर डायल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक के बाद एक दर्जन से अधिक नंबर डायल करने के बाद आखिरकार एक कॉल कनेक्ट हुआ। हाय जहीर खान, आपने समय निकालकर कॉल क्यों किया? क्या ये स्टॉक की कीमत लिमिट तक गिरने की वजह से है? हाँ श्रीमान यास, यही पूछना चाहता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैनब ईरानी ने दूसरी पार्टी के साथ बातचीत में लगातार टटोला, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला, इसलिए उसने फोन काट दिया। इस समय जैनब ईरानी ने एक पल सोचा, बिस्तर से उछला, पर्दे खोले, एक पेन और कागज लिया और साइड टेबल पर कुछ लिखने लगा। जल्द ही जैनब ईरानी ने कागज पर नील पर्वत वेंचर्स द्वारा नियंत्रित 48 कंपनियों के नाम लिख दिए। फिर उसने एक एक करके फिर से कॉल किया। अंत में यह पाया कि 28 कंपनियों के शेयरधारक जैसे कि आपस में बात करके गायब हो गए थे। इस परिणाम को पाकर जैनब ईरानी जमीन पर बैठ गया। उसका दिल उतना ही भारी था जितना कि पत्थर पर सट्टा लगाना। बिस्तर के सहारे टिके हुए उसने 20 कंपनियों का विश्लेषण भी किया और पाया कि 28 कंपनियां वे थीं जो सबसे तेजी से विकसित हो रही थीं और सबसे अधिक लाभकारी थीं। इस क्षण जैनब ईरानी को मनीष सेठी द्वारा उल्लिखित विक्रम मल्होत्रा का नाम याद आया। उसने अचानक अपने सिर पर थप्पड़ मारा, लेकिन पाया कि ये 28 कंपनियां इच्छा समूह के कमजोर व्यावसायिक परियोजनाओं और खाली परियोजनाओं से मेल खाती थीं। इसका मतलब था कि अगर इन 28 कंपनियों को इच्छा समूह ने जीत लिया तो यह इच्छा समूह को और भी शक्तिशाली बना देगा। हालांकि यह सिर्फ उसका अनुमान था, लेकिन उस महिला विक्रम मल्होत्रा के बारे में सोचकर वह 28% गारंटी दे सकता था कि इन 28 शेयरधारकों के हाथों में मौजूद सभी शेयर विक्रम मल्होत्रा ने ले लिए थे। जैनब ईरानी बिस्तर के सहारे टिका और निराशा से छत की ओर देखने लगा। इस क्षण उसके दिमाग में विक्रम मल्होत्रा का चेहरा अनायास उभर आया। पहले वह दलाल स्ट्रीट पर बहुत प्रसिद्ध था और प्रमुख वित्तीय समूहों का चहेता था। हालांकि जल्द ही विक्रम मल्होत्रा का आगमन हुआ। उसके आग अराइवल ने वह चमक छीन ली जो उसे मिलनी चाहिए थी। खुद को साबित करने के लिए उसने चुपके से विक्रम मल्होत्रा के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, लेकिन अंत में वह विक्रम मल्होत्रा से हार गया। निराश होकर उसे भारत लौटना पड़ा। अंत में उसने भारत में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वह दुष्स्वप्न जैसी महिला के बारे में सुना गया कि वह भी भारत लौट आई थी। और जल्द ही ये सुना गया कि उसने इच्छा नामक एक समूह कंपनी स्थापित की। इच्छा समूह की पृष्ठभूमि की जांच करने के बाद उसे लगा कि उसका मौका आ गया है। उसे नहीं लगा कि विक्रम मल्होत्रा के पास नील पर्वत, जहां वह था, से मुकाबला करने की मजबूत पूंजी है। इसलिए उसकी उकसावे पर नील पर्वत ने इच्छा समूह को अधिग्रहण करने का इरादा किया। इसके अलावा नील पर्वत के उपाध्यक्ष मनीष सेठी वास्तव में व्यक्तिगत रूप से वहां आए थे। इस समय उसे समझ में आया कि नील पर्वत को उसकी इच्छा समूह को खरीदने की योजना की बिल्कुल परवाह नहीं थी, और उन्हें जो परवाह थी वह अभी भी वह महिला थी, विक्रम मल्होत्रा। बाद में जब विक्रम मल्होत्रा ने मनीष सेठी के अनुरोध को ठुकरा दिया तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उनकी इच्छा के खिलाफ उनकी योजनाओं को बाधित करना जारी रखा। वह साबित करना चाहता था कि वह उस महिला से बेहतर है। लेकिन इस क्षण जैनब ईरानी अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि वह उस महिला का मुकाबला नहीं कर सकता। जैनब ईरानी बिस्तर से उठा, कपड़े पहने, दर्पण के पास गया, अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, चलो, चाहे कितना भी बुरा हो, अंत तक डटे रहना होगा।
दोपहर 1 बजे स्टॉक मार्केट खुलते ही खुदरा निवेशकों ने पहले से ही लिमिट तक पहुंच चुके 48 स्टॉक्स को बेचना जारी रखा। विक्रम मल्होत्रा की व्यवस्था के तहत उन्होंने उनमें से 20 के स्टॉक लगातार खरीदे। इस समय नील पर्वत मुख्यालय में मनीष सेठी अब नील पर्वत वेंचर्स द्वारा नियंत्रित 48 कंपनियों की देखभाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके नील पर्वत समूह मुख्यालय के स्टॉक अभी भी गिर रहे थे। सौभाग्य से भारत के स्टॉक मार्केट में एक मूल्य सीमा तंत्र था। जब तक 48 कंपनियों के शेयर धारकों के पास शेयर थे, तब तक सब कुछ बचाने का मौका था। इसलिए भविष्य में मनीष सेठी को केवल अपनी सारी ताकत अपने आधार शिविर के स्टॉक्स की रक्षा के लिए केंद्रित करनी थी। इस क्षण अर्जुन दास के कार्यालय में विक्रम मल्होत्रा और अर्जुन दास अभी भी स्क्रीन पर 3 छवियों को नाटक की तरह देख रहे थे। इस समय स्क्रीन से लगातार जानकारी आ रही थी। 60 कंपनियों के व्यक्तिगत स्टॉक्स का 20% बिक गया है। नील पर्वत मुख्यालय ने बड़ी मात्रा में धन जुटाया है और ऐसा लगता है कि वे डटकर मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं। 85 कंपनियों के व्यक्तिगत स्टॉक्स का 20% बिक गया है। स्क्रीन पर रिपोर्ट सुनने के बाद विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन दास की ओर मुड़कर कहा, बॉस, मुझे लगता है कि मैं पेपर जमा कर सकती हूँ। नील पर्वत की घरेलू शाखाएं मेरे द्वारा पूरी तरह से बांध दी गई हैं। बस मेरे एक चाकू से उन्हें काटने का इंतजार है। बस इतना ही, मुझे तो अभी मजा नहीं आया। अर्जुन दास ने कहा, बॉस, आप और क्या चाहते हैं? विक्रम मल्होत्रा ने नहीं रुकते हुए कहा, मैंने अभी तक नील पर्वत मुख्यालय को नहीं लिया। अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन दास के शब्दों को सुनकर विक्रम मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर सिर हिलाया। इस बार नील पर्वत मुख्यालय से एक टुकड़ा काट लेना मेरे लिए आसान नहीं था। उनके अधिग्रहण के लिए मुझे वास्तव में आत्मविश्वास नहीं है। अगर आप नील पर्वत मुख्यालय के शेयर लेना चाहते हैं तो आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? अर्जुन दास ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। अरे बॉस, क्या आप वास्तव में नील पर्वत को खत्म करना चाहते हैं? विक्रम मल्होत्रा ने आश्चर्य से कहा। अर्जुन दास ने विक्रम मल्होत्रा को गंभीरता से देखा और कहा, क्यों, क्या यह नहीं हो सकता? जहां तक मुझे पता है, अमेरिका में स्टॉक तंत्र में मूल्य सीमा जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप ठीक से ऑपरेट करते हैं तो आप निश्चित रूप से उनकी वैल्यूएशन को लगातार नीचे ला सकते हैं। चूंकि यह आपका पहला हमला है, तो आप उनकी शाखाओं को काटकर कैसे रोक सकते हैं? बेशक आपको उनका सिर काटना होगा। अर्जुन दास की बात सुनकर विक्रम मल्होत्रा की आंखें लाल हो गईं। ये देखा जा सकता था कि विक्रम मल्होत्रा भी अर्जुन दास के प्रेरणादायक शब्दों से प्रभावित थी। लेकिन थोड़ी देर बाद विक्रम मल्होत्रा शांत हो गई और बोली, अब नील पर्वत का सिर काटने के लिए आपको कम से कम 5 ट्रिलियन रुपये और निवेश करना होगा, और यह केवल सैद्धांतिक संभावना है। ऐसा है? अर्जुन दास ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को निचोड़ा और फिर हार न मानते हुए कहा, कोई निश्चितता नहीं है। विक्रम मल्होत्रा इस समय उठ खड़ी हुई, अर्जुन दास के कार्यालय में इधर उधर टहलने लगी, सोचने लगी। तभी विक्रम मल्होत्रा का फोन बजा। कॉलर आईडी निखिल देशमुख थी। विक्रम मल्होत्रा ने फोन कनेक्ट किया। हाय निखिल देशमुख, मैं सिर्फ एक पुष्टि के लिए पूछना चाहता हूँ। फोन पर निखिल देशमुख ने गंभीरता और तुरंत पूछा। विक्रम मल्होत्रा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या है? वरिष्ठ बहन विक्रम, मेरी बात सुनो। नील पर्वत ने हाल ही में वैश्विक सुपरमार्केट चेन की रणनीतिक योजना के कारण यूरोप में हमारे नायर कंसोर्टियम के साथ लड़ाई की है और नायर बहुत निष्क्रिय स्थिति में है। लेकिन सुबह नील पर्वत मुख्यालय और भारत में नील पर्वत के स्वामित्व वाली 48 कंपनियों के स्टॉक मार्केट की सीमा तक गिरावट ने मेरे पिता को चौंका दिया है। मेरे पिता भी नील पर्वत मुख्यालय पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या, इसलिए अगर आप वास्तव में हमला करने की सोच रही हैं वरिष्ठ बहन, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अब पीछे न हटें और नील पर्वत को रोकते रहें। हमारा नायर कंसोर्टियम पीछे से नील पर्वत के कुछ टुकड़े क्रूरता से फाड़ देगा, और मुआवजे के रूप में हमारा नायर कंसोर्टियम डेक्कन सिटी में 7 जमीन के टुकड़े मुफ्त में इच्छा समूह को देगा। तुम नायर वाकई में बहुत खून बहा रहे हो। कोई रास्ता नहीं। नील पर्वत ने हमारे नायर के भविष्य की योजनाओं को खतरे में डाल दिया है। वरिष्ठ बहन, आप भी बाजार की बातें जानती हैं। कमजोर को खा लिया जाता है, या तो तुम मरते हो या मैं जीवित रहता हूँ। मैं अब उन 7 जमीनों को देखने जा रही हूँ, विक्रम मल्होत्रा ने कहा। वरिष्ठ बहन विक्रम वाकई में शानदार हैं। 5 मिनट बाद संबंधित दस्तावेज आपकी कंपनी को भेज दिए जाएंगे। आपको बस हस्ताक्षर करने की जरूरत है और यह जमीन आपकी है। फोन के दूसरी तरफ निखिल देशमुख ने भी बहुत आसानी से सहमति जताई। फिर निखिल देशमुख ने फोन काट दिया। इस समय अर्जुन दास ने विक्रम मल्होत्रा को अजीब तरह से देखा और कहा, निखिल देशमुख आपका जूनियर भाई है, तो आप इसे करने जा रही हैं? विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन दास को घूर कर कहा, मैं आपके लिए पैसे बचा रही हूँ। इसके अलावा व्यवसाय में रिश्तों की बात नहीं होती, बल्कि लाभ शब्द की बात होती है। तो क्या ये नील पर्वत का सिर काटने का निर्णय है? अर्जुन दास ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। बिल्कुल,
ये वास्तव में एक स्वर्गीय अवसर है। अगर नायर परिवार शामिल हो जाता है तो हमारे पास वास्तव में एक मौका है। विक्रम मल्होत्रा ने भी उत्साह से कहा, ठीक है, मैं कंपनी के खाते में 10 ट्रिलियन रुपये ट्रांसफर कर रहा हूं। क्या ये काफी है? अर्जुन दास ने पूछा। क्या 10 ट्रिलियन रुपये? विक्रम मल्होत्रा ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन दास की आंखों को चमकते हुए देखा और कहा, बॉस, अगर आप इस तरह नंगे तौर पर अपनी दौलत दिखाते रहेंगे तो मैं गारंटी देती हूं कि मैं कुछ और करूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन दास ने मुंह बनाया और फिर अपना मोबाइल फोन निकाला और कंपनी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। थोड़ी देर बाद विक्रम मल्होत्रा को एक अधिसूचना मिली। नायर की ओर से उपहार समझौता और अर्जुन दास की ओर से ट्रांसफर किए गए 10 ट्रिलियन रुपये सभी प्राप्त हो गए थे। इस स्थिति में, बॉस, मैं आपको एक और सुपर परफेक्ट उत्तर पत्र दूंगी, विक्रम मल्होत्रा ने उत्साह और उत्तेजना के साथ कहा। दूसरी ओर अर्जुन दास ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। मेरे लिए, आपकी इच्छा के लिए और उस अन्याय को ठीक करने के लिए जो आपके परिवार को पहले सहना पड़ा। धन्यवाद, अर्जुन दास, विक्रम मल्होत्रा ने भारी सिर हिलाया। ये कहने के बाद विक्रम मल्होत्रा ने मुड़कर माइक्रोफोन उठाया और स्क्रीन पर 3 समूहों के लोगों को आदेश दिए। समीर, अब नील पर्वत के लिए गला घोंटने की योजना शुरू करो, विक्रम मल्होत्रा ने गहरी आवाज में कहा। स्क्रीन में समीर कपूर ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, विक्रम, क्या आप वाकई इस योजना को लागू करना चाहती हैं? ये योजना कल रात रिहर्सल की गई थी और इसकी सफलता दर केवल 20% है। दूसरी ओर अर्जुन दास ने दोनों के बीच बातचीत सुनने के बाद विक्रम मल्होत्रा की ओर आंख मार दी। पता चला कि विक्रम मल्होत्रा ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लेकिन इस गला घोंटने की योजना की सफलता दर बहुत कम थी, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया था। आज स्थिति बदल गई है, हमारे पास सहायक हैं और अब हमारे परिचालन फंड 6 ट्रिलियन तक बढ़ सकते हैं, विक्रम मल्होत्रा ने समीर को समझाया। हाँ, ये शानदार है, मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई इतिहास में याद की जाएगी। आखिरकार वर्तमान पूंजी समूह को स्टॉक मार्केट में नहीं गिराया गया है, समीर ने उत्साह से कहा। तो फिर यह योजना तुम पर निर्भर है, विक्रम मल्होत्रा ने कमान समीर को सौंप दी और समीर ने भी अपनी पहले की हल्की फुल्की छवि को छोड़ दिया और आदेश दिया, गरुड़ डिवीजन 1, वर्तमान स्थिति को बनाए रखें, नील पर्वत की वर्तमान स्टॉक वैल्यू को मजबूती से दबाएं और मैं आपसे उन्हें फिर से दबाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको उन्हें कसकर काटना होगा। गरुड़ डिवीजन 1, समझ गया। नागा यूनिट 1 अब मेरे नेतृत्व में है और मैं उनके खोल को बेरहमी से फाड़ दूंगा। मैं अब आपको नई शेयर वैल्यू मॉडल की गणना फॉर्मूला भेज रहा हूं और फिर यह हम पर निर्भर है, समीर ने निर्देश दिया। फिर चित्र में लोग फिर से व्यस्त हो गए। ये समीर कौन है? अर्जुन दास ने उत्सुकता से पूछा। विक्रम मल्होत्रा उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंप सकती थी, तो दूसरी पार्टी का निश्चित रूप से बहुत बड़ा बैकग्राउंड होगा। समीर की बुद्धिमत्ता 310 है, लेकिन जितने बुद्धिमान लोग होते हैं, सामान्य लोगों की नज़र में वे पागल होते हैं। उसे दूसरों ने अस्वीकार कर दिया था, उसे नौकरी नहीं मिली और उसका जीवन कठिन था। यह शायद भाग्य था। मैं उससे संयोगवश मिली, फिर मैंने उसे सामान्य व्यक्ति की तरह माना और तब से समीर मेरे साथ है। विक्रम मल्होत्रा ने एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत सच्ची बात कही। ये सुनकर अर्जुन दास ने सिर हिलाया और कहा, मैक्सिमा आम है लेकिन बोले दुर्लभ है। हाँ, मुझे व्यवसाय की रानी कहा जाने का आधा श्रेय समीर को जाता है। कभी भी मुझे लगता है ये भाग्य वाकई में अजीब है, विक्रम मल्होत्रा ने भी भावुक होकर कहा। विक्रम, तुमने जिन सहायकों का जिक्र किया वे भी मैदान में उतर चुके हैं और ऐसा लगता है कि वे हमसे भी ज्यादा बेरहम हैं। स्क्रीन से फिर से समीर की आवाज आई। तो फिर तुम्हें और बेरहम होना होगा। हमें दूसरों ने रिश्वत दी है तो हमें और मेहनत करनी होगी, विक्रम मल्होत्रा ने मजाक किया। ठीक है, मेरा देखो विक्रम। समीर ने एक हाथ से तेजी से कीबोर्ड पर टैप किया और दूसरे हाथ से विक्रम मल्होत्रा की ओर उंगलियां चटकाईं। दूसरी ओर नील पर्वत मुख्यालय में सभी बॉस इस समय इकट्ठा हो गए थे और मंत्रकोर की 3 टीमें तैयार थीं। निखिल, भारत अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि दुश्मन को खदेड़ दो और मुख्यालय की स्टॉक वैल्यू को वापस बढ़ाओ, एक असली सफेद अमेरिकी जिसके पास घनी दाढ़ी थी ने कहा। समझ गया बॉस, मैं मुख्यालय की स्टॉक वैल्यू को स्थिर करने का वादा करता हूं, निखिल ने सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही निखिल ने बोलना खत्म किया, मंत्रकोर की एक अन्य छोटी टीम के कप्तान ने जोर से कहा, अरे शापित, वे वास्तव में एक साथ 2 लाइनों से हमला कर रहे हैं। क्या? निखिल के पास अपने बॉस से कुछ और शब्द कहने का समय नहीं था, वह अपने कंसोल की ओर उड़ गया। जल्द ही अपने कंसोल पर पूरी ताकत से लड़ रहे निखिल ने चिल्लाकर कहा, बॉस, मुझे धन चाहिए, बहुत सारा धन। दूसरा पक्ष अब 2 लाइनों पर लड़ रहा है और प्रत्येक लाइन में हमारे से ज्यादा धन है। ओह मेरे भगवान, कोई और शामिल हो गया है और उसका जोश इस 2 लाइन युद्ध से भी ज्यादा है। धन, मुझे धन चाहिए। निखिल के आखिरी कुछ शब्द लगभग चीखे गए थे।
घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कोई बकवास नहीं की और तुरंत अपने बगल में मनीष सेठी से कहा, हम जितना धन जुटा सकते हैं उसे इकट्ठा करो और निखिल को सौंप दो। जल्दी करो। मनीष सेठी ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया और चला गया। 5 मिनट बाद नील पर्वत का धन फिर से तैयार था और मंत्रकोर की 3 टीमें एक युद्ध क्षेत्र से मेल खाती थीं। नील पर्वत के एक शेयरधारक की नज़रों के तहत नील पर्वत मुख्यालय की वैल्यूएशन 8 अंक तक गिर गई थी। एक प्रकार के शेयरधारकों का चेहरा बहुत खराब लग रहा था, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं की। डर था कि अगर उन्होंने आवाज की तो यह मंत्रकोर की टीम को प्रभावित करेगा। नील पर्वत एक पुराने जमाने का पूंजी समूह होने के नाते उसके पास काफी पूर्ण पूंजी भंडार और प्रतिभा भंडार था। हालांकि यह अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया था, लेकिन अंततः उसने तीनों लाइनों को झेल लिया। हालांकि स्टॉक वैल्यू नहीं बढ़ी, लेकिन ये लगभग 8.5 अंकों पर स्थिर रही। इस क्षण निखिल ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने अपने पास रखी पानी की बोतल उठाई और उसे गटक लिया। अब स्थिति क्या है? घनी दाढ़ी वाला व्यक्ति निखिल के पास आया। अब स्थिति स्थिर मानी जा सकती है। 3 आक्रामक लाइनें कसकर उलझी हुई हैं और उनकी ताकत खत्म हो गई है। कोई और आपात स्थिति नहीं होगी जब तक कि चौथा पक्ष बड़ी मात्रा में धन लेकर हमला न करे। निखिल ने विश्लेषण किया। निखिल के विश्लेषण को सुनने के बाद घनी दाढ़ी वाला व्यक्ति आखिरकार राहत महसूस कर सका। हालांकि वैल्यूएशन 8.5 अंक गिर गई थी और सैकड़ों अरबों की संपत्ति वाष्पित हो गई थी, नील पर्वत की जड़ें अभी भी थीं। जब तक इन दुश्मनों को हराया जाता तब तक अनुमान था कि यह जल्दी या देर से वापस आ जाएगा। क्या तुम पता लगा सकते हो कि यह किसने किया? घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने पूछा। वर्तमान में मैं केवल इतना जानता हूं कि इन 3 लाइनों में से एक नायर की ओर से किया गया था। वहां का व्यापारी अर्जुन सिंह गुप्ता मेरा पुराना प्रतिद्वंद्वी है और मैं उसकी रणनीतियों को एक नज़र में देख सकता हूं। लेकिन अन्य 2 लाइनें, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं उनके पते डेक्कन सिटी, भारत से ढूंढ सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं। निखिल ने कहा। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि यह कौन है। यह मनीष सेठी ने कहा। कौन है? ये व्यक्ति सभी के लिए परिचित होना चाहिए। वह है विक्रम मल्होत्रा। मनीष सेठी ने कहा। ओह मेरी देवी, निखिल ने प्रशंसा की। विक्रम मल्होत्रा, वह अब किस समूह में है? घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने पूछा। मनीष सेठी ने सिर हिलाया और कहा, उसने भारत में एक धनी व्यापारी के समर्थन से एक समूह कंपनी स्थापित की। इच्छा समूह? तो यह वह नहीं होनी चाहिए। उसके पास हमारे साथ मुकाबला करने की इतनी वित्तीय ताकत नहीं है। घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया। नहीं अध्यक्ष, आपको नहीं पता। जो बॉस उसका समर्थन कर रहा है वह बहुत रहस्यमय है और मैंने विशेष रूप से उसकी जांच की। लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि उसके पास कितनी संपत्ति है। और मैं पहले भारत गया था और उससे संपर्क किया था और पाया कि इच्छा समूह ने बिना बैंक लोन लिए ट्रिलियनों की परियोजनाएं जीती हैं। और उनकी अपनी घोषणा के अनुसार उनके खातों में 3 ट्रिलियन रुपये हैं। बस इसलिए। दूसरी बात यह है कि भारत के नील पर्वत वेंचर्स ने कई अधिग्रहणों में हस्तक्षेप किया जो विक्रम मल्होत्रा ने व्यक्तिगत रूप से संभाले थे। मुझे लगता है कि यह विक्रम मल्होत्रा का बदला होना चाहिए। और भारत में 48 कंपनियों के स्टॉक्स में तेज गिरावट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मनीष सेठी ने विश्लेषण किया। नील पर्वत वेंचर्स के भारत जिले का प्रभारी कौन है? घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने पूछा। वह है जैनब ईरानी। उसे सूचित करो कि उसे निकाल दिया गया है। अध्यक्ष, ये मनीष सेठी कुछ और कहना चाहता था। उसके लिए कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। इस घटना के लिए किसी को जिम्मेदार होना होगा तो उसे ही लेने दो। वैसे बोर्ड मीटिंग में रिपोर्ट में इसे इस तरह से परिभाषित किया जाएगा कि जैनब ईरानी के व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण विक्रम मल्होत्रा को नाराज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिशोध की यह श्रृंखला हुई। समझ गया अध्यक्ष। अर्जुन दास के कार्यालय में अर्जुन दास आराम से चाय पी रहा था। विक्रम मल्होत्रा को स्क्रीन पर 3 समूहों के सदस्यों के साथ गंभीरता से संवाद करते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद विक्रम मल्होत्रा को आखिरकार अर्जुन दास को वर्तमान स्थिति समझाने का समय मिला। बॉस, वर्तमान स्थिति जैसी अपेक्षित थी। अगर ये 10 अंकों के भीतर गिरता है तो ये गतिरोध में होगा। विक्रम मल्होत्रा ने अर्जुन दास को समझाया। गतिरोध? तो कोई और रास्ता नहीं है? अर्जुन दास ने पूछा। विक्रम मल्होत्रा के मुंह का कोना उठा और उसने रहस्यमयी ढंग से कहा, बेशक है। जैसे ही विक्रम मल्होत्रा ने बोलना खत्म किया, स्क्रीन पर समीर कपूर ने अर्जुन दास को अपने सफ़ेद दांत दिखाए और कहा, बॉस, हमारे पास अभी भी गुप्त हथियार हैं जो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। गुप्त हथियार? अर्जुन दास ने भ्रमित होकर पूछा। वह मैं हूँ। समीर ने अपने अंगूठे से खुद की ओर इशारा किया और कहा, अगला, मैं अकेले एक लाइन संचालित करूंगा और मुझे केवल 3 ट्रिलियन रुपये की धनराशि चाहिए। मैं नील पर्वत को पूरी तरह से हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें 4 ट्रिलियन रुपये दूंगा। इसे आज बंद होने से पहले खत्म करना होगा। नील पर्वत समूह को पूरी तरह से मिटा दो। विक्रम मल्होत्रा ने समीर को एक मृत्यु आदेश दिया। ठीक है, समीर ने एक इशारा किया और फिर अपने कंसोल पर वापस लौट गया।
समीर को कंसोल के सामने एक साथ 5 कंप्यूटरों को संचालित करते देख अर्जुन दास की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि समीर अब निर्णय लेने के स्तर पर मंत्र कोर का सदस्य है, वह अकेले ही एक कार्यकारी टीम के सदस्य के बराबर है। नील पर्वत के पास केवल मंत्र कोर की 3 टीमें हैं, इसलिए जब समीर की चौथी लाइन आएगी वे केवल अपने मांस को टुकड़े टुकड़े करके फते हुए देख सकते हैं, विक्रम मल्होत्रा ने कहा। क्या नील पर्वत के पास अपने सहयोगी नहीं हैं? अन्य वित्तीय समूह उनकी मदद नहीं करेंगे? अर्जुन दास ने अपनी राय व्यक्त की। ये ठीक वही है जो मैं चाहती थी, विक्रम मल्होत्रा ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया बिना कोई स्पष्टीकरण दिए। जब अर्जुन दास और विक्रम मल्होत्रा बातचीत कर रहे थे, नील पर्वत मुख्यालय ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। बॉस, ये चौथी लाइन इतनी जोरदार आ रही है, हमारे पास यहाँ इसका विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। निखिल ने चिल्लाया। कचरा, चाहे कुछ भी हो तुम उसे मार डालो, नहीं तो तुम्हें पालने का क्या फायदा? नील पर्वत के अध्यक्ष ने जोर से चिल्लाया। बॉस, भले ही आप हमें मार डालें, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अब केवल 3 लाइनों की स्थिति से निपट सकते हैं और हमारे पास चौथी लाइन के लिए कर्मचारी नहीं हैं। निखिल ने कंधे उचकाए, एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ। स्टॉक वैल्यू 10 अंक गिर गया है। इस समय किसी ने चिल्लाया। शापित, ये चौथी लाइन कहाँ से आए? नील पर्वत के अध्यक्ष ने गुस्से में चिल्लाया। ओह बॉस, ये चौथी लाइन भी भारत के डेक्कन सिटी से है। निखिल ने शांति से कहा। क्या फिर से डेक्कन सिटी? मनीष, तुमने डेक्कन सिटी में क्या किया? अध्यक्ष, अधीर न हो, अब तत्काल संकट को हल करने का समय है, मनीष सेठी ने विनम्रता के बिना कहा। कोई रास्ता सोचो, अब तुम्हें और क्या बेहतर रास्ता लगता है? नील पर्वत के अध्यक्ष ने कहा। अभी एकमात्र विकल्प बाहरी सहायता मांगना है, मनीष सेठी ने कहा। मनीष सेठी की बात सुनने के बाद नील पर्वत के अध्यक्ष, घनी दाढ़ी वाला व्यक्ति, भी शांत हो गया। उसने भौहें सिकुड़कर एक पल सोचा, फिर अपने बगल में सचिव से कहा, मुझे यशस्वी संघ के अध्यक्ष आदित्य रॉय का फोन नंबर जोड़ो। डेक्कन सिटी, इच्छा भवन। विक्रम मल्होत्रा का फोन फिर से बजा और यह फिर से निखिल देशमुख था। हेलो निखिल देशमुख, विक्रम मल्होत्रा ने हैंड्स फ्री बटन दबाया। वरिष्ठ बहन, आप वाकई मेरी वरिष्ठ बहन हैं। निखिल देशमुख के शब्द थोड़े उत्साहित और यहाँ तक कि असहाय थे। विक्रम मल्होत्रा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या तुम परिणाम से संतुष्ट नहीं हो? अब नील पर्वत का स्टॉक 15 अंक गिर गया है। वरिष्ठ बहन, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या मैं पहले खुद ही बलि का बकरा था? हमारे नायर के हस्तक्षेप के बिना भी आप नील पर्वत से अंत तक लड़ने वाली थीं, निखिल देशमुख ने कहा। निखिल देशमुख की बात सुनकर विक्रम मल्होत्रा हंस पड़ी और बोली, तो तुम इस बात से परेशान हो? वरना तुम्हारा इच्छा समूह अब तीसरी लाइन पर है, हमारे नायर परिवार से भी ज्यादा बेरहम। तो फिर मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मेरा मुख्य लक्ष्य नील पर्वत द्वारा नियंत्रित 48 घरेलू कंपनियां थीं। नील पर्वत मुख्यालय के लिए मैं सिर्फ उसे काटना चाहती थी। अगर तुम नायर नहीं होते तो मैं रुकने की तैयारी कर रही थी, विक्रम मल्होत्रा ने सांत्वना दी। विक्रम मल्होत्रा की बात सुनकर निखिल देशमुख को बेहतर महसूस हुआ और उसने कहा, इस दृष्टिकोण से वे 7 जमीन के टुकड़े वाकई में सस्ते हैं। अगर तुम जानते हो तो अपनी वरिष्ठ बहन के बारे में और पढ़ो। वह तो है। दोनों ने कुछ और बातें की, फिर निखिल देशमुख ने फिर पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या आप इस बार वास्तव में नील पर्वत को नष्ट कर सकती हैं? विक्रम मल्होत्रा एक क्षण के लिए चुप रही और बोली, कोई मौका नहीं है। अपने पिता को बता दो कि नील पर्वत को नष्ट करने का केवल एक मौका है, इसलिए पीछे नहीं हटना है। अगर तुम इस तरह पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखते रहे तो अंत में तुम ही बाघ को मारने वाले और लोगों को चोट पहुंचाने वाले होगे। सुनने के बाद निखिल देशमुख एक पल के लिए चुप रहा और बोला, मैं समझ गया वरिष्ठ बहन। ये कहकर निखिल देशमुख ने फोन काट दिया। क्यों, ये नायर परिवार अभी भी प्रेरणा बनाए हुए है, मजा देखने के बारे में क्या? अर्जुन दास ने विक्रम मल्होत्रा और निखिल देशमुख की बातचीत सुनने के बाद पूछा। नायर कंसोर्टियम, जो बाजार में नील पर्वत से मुकाबला कर सकता है, उसकी ताकत इतनी कम कैसे हो सकती है? बाजार में ये पुराने लोमड़ी सभी चालाक और धूर्त हैं, विक्रम मल्होत्रा ने सिर हिलाते हुए कहा। विक्रम मल्होत्रा की व्याख्या सुनने के बाद अर्जुन दास अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। उसे इन लोगों के सामने एक अज्ञानी युवक की तरह महसूस हुआ। तुम्हारा होना अच्छा है, अर्जुन दास ने डर के साथ कहा। किसी कारण से विक्रम मल्होत्रा, जो अर्जुन दास से कुछ साल बड़ी थी, ने अर्जुन दास के ये कहने के बाद अपने दिल में थोड़ी सी धड़कन महसूस की और उसके दोनों चेहरे गर्म हो गए। विक्रम मल्होत्रा ने जल्दी से चाय का कप उठाया और प्यास का बहाना करते हुए उसे पी लिया। इस क्षण समीर की आवाज फिर से आई, लेकिन वह अभी भी कंसोल के सामने व्यस्त था और मुड़ा नहीं। विरोधी की बाहरी सहायता शायद आ चुकी है और उन्होंने मेरे साथ भिड़ंत शुरू कर दी है। धन्यवाद समीर, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, विक्रम मल्होत्रा ने माइक्रोफोन में कहा।
कैमरे की ओर पीट करके समीर ने ओके का इशारा किया और फिर दोनों हाथों से कीबोर्ड पर और तेजी से टैप करने लगा। नील पर्वत मुख्यालय। मनीष सेठी ने खुशी से नील पर्वत के अध्यक्ष से कहा, शानदार अध्यक्ष। यशस्वी संघ ने कदम उठाया है। इसमें खुश होने की क्या बात है? क्या तुम्हें पता है कि उस बूढ़े आदमी आदित्य रॉय को कदम उठाने के लिए मैंने कितना भुगतान किया? नील पर्वत के अध्यक्ष ने उदास चेहरे के साथ कहा। मनीष सेठी ने भी आह भरी, हाँ, इस बार नुकसान बहुत बड़ा है। शापित, इस घटना के बाद मुझे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय आयोग के लोगों से कहकर एक लिमिट डाउन तंत्र लागू करना होगा। नील पर्वत के अध्यक्ष ने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल, अगर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी मूल्य सीमा तंत्र होता तो नील पर्वत ऐसी गड़बड़ में क्यों होता? मनीष सेठी ने सिर हिलाया। स्टॉक मार्केट बंद होने में कितना समय बचा है? नील पर्वत के अध्यक्ष ने पूछा। मनीष सेठी ने अपनी घड़ी देखी और कहा, अभी 30 मिनट बचे हैं। नील पर्वत के अध्यक्ष ने सुनने के बाद अपने बगल की मेज पर उंगलियां ठकठकाईं और कहा, बस इन 30 मिनटों को झेल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय हर मिनट और हर सेकंड बीतता गया और पहली बार नील पर्वत वेंचर्स के मुख्यालय में सभी वरिष्ठ अधिकारी महसूस कर रहे थे कि समय वास्तव में बहुत लंबा खींच गया है। 10 मिनट बीत गए। विक्रांत जी, अब 20 मिनट से भी कम समय बचा है। मुझे लगता है कि हम अब थोड़ा सुकून ले सकते हैं, मनीष सेठी ने नील पर्वत के अध्यक्ष विक्रांत मेहरा को एक कप कॉफी थमाते हुए कहा। विक्रांत मेहरा ने कॉफी का एक घूंट लिया और राहत की सांस लेते हुए बोले, हाँ मनीष, मुझे लगता है कि यह बुरा सपना अब खत्म हो गया है। अब अगला कदम ये तय करना है कि इस घटना से कैसे निपटा जाए। बोर्ड के लोग आसानी से नहीं मानेंगे। मेरा मतलब है कि हमें जो करना है वही करना चाहिए। इस घटना का दोष हम पर नहीं आना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, चाहे बोर्डरूम में कोई भी हो, वे हमसे बेहतर नहीं कर सकते, मनीष ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन मनीष, हमारे नील पर्वत को इस तरह के लोगों ने घेर लिया है। अगर हम इसके बाद चुप रहे तो हम सबके लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे, विक्रांत ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, मैं उन्हें नील पर्वत का गुस्सा महसूस करवाऊंगा, मनीष ने सहमति जताई। हम, विक्रांत मेहरा संतुष्ट दिखे और अनायास ही पास की पेंडुलम घड़ी की ओर देखने लगे। बाजार बंद होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। विक्रांत मेहरा ने डरते डरते कॉफी का एक और घूंट लिया। नहीं, ये 5वीं लाइन क्या है? जयदीप सिंह ने अचानक चिल्लाकर कहा। क्या? विक्रांत मेहरा कॉफी निगलते ही जयदीप की चीख से चौंक गए। तभी पास की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर नील पर्वत का स्टॉक मूल्य अचानक 18 अंक तक गिर गया और यह अभी भी आंखों के सामने तेजी से गिर रहा था। जयदीप, जल्दी करो, कोई रास्ता निकालो, चाहे जो करना पड़े, मनीष ने जयदीप की ओर चिल्लाकर कहा। जयदीप के पास मनीष और बाकियों का जवाब देने का समय नहीं था। उनके हाथ कंसोल पर लगातार चल रहे थे और वे अपनी टीम के सदस्यों को लगातार आदेश दे रहे थे। लेकिन बेकार, स्क्रीन के शीर्ष पर स्टॉक मूल्य लगातार गिरता जा रहा था। इस समय विक्रांत मेहरा ने अन्य कंसोर्टियम से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी। लेकिन तभी जयदीप अचानक उछल पड़ा और कीबोर्ड को तोड़ते हुए चीखा। विक्रांत मेहरा और मनीष जयदीप के इस कदम से स्तब्ध रह गए। तभी दूसरी टीम के कप्तान समीर कुलकर्णी ने निराश होकर कहा, बस हो गया बॉस। यशस्वी संघ की अचानक बगावत ने न केवल लाइन पर उनके विरोधियों को बख्शा, बल्कि अब हमारी पहली, दूसरी और तीसरी सेना को उलट दिया है। हम खत्म हो गए, पूरी तरह खत्म। नहीं, विक्रांत मेहरा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आदित्य रॉय, तुम नीच इंसान। उसी समय सचिव ने यशस्वी संघ के अध्यक्ष आदित्य रॉय का फोन कनेक्ट कर दिया। आदित्य, मैं दोगुनी तनख्वाह दूंगा, तुम अभी रुक जाओ। विक्रांत मेहरा ने गुस्से में होते हुए भी अपनी भावनाओं को संयमित रखा। बुजुर्ग, बात यह नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता। बात यह है कि अगर मैं आपकी मदद कर भी दूं तो भी आप खत्म हो जाएंगे। उस समय आप पहले किए वादे का इनाम भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं खुद ही लेने आ रहा हूं। फोन से आदित्य रॉय की आवाज आई। नहीं आदित्य, मैं तुमसे विनती करता हूं, एक बार फिर मदद करो और फ्रंटलाइन से हट जाओ। अगर तुम इस बार नील पर्वत की मदद करो तो हम तुम्हें और यशस्वी संघ को कभी नहीं भूलेंगे। हम यशस्वी संघ के सबसे वफादार सहयोगी बन जाएंगे, विक्रांत मेहरा ने गिड़गिड़ाने वाले लहजे में कहा। बुजुर्ग, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? इस समय भले ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहूं, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी पास में खड़ा जयदीप फिर से चिल्लाया, पागल, सब पागल हो गए हैं। वे सब हम पर टूट पड़े हैं। हा, ये कहकर जयदीप ने दरवाजा पटक कर सबकी नजरों के सामने से निकल गया। यह क्या हो रहा है समीर? मनीष ने पास खड़े समीर कुलकर्णी से पूछा। अब 10 लाइनें हैं, 12 नहीं। वे सब हम पर हमला करने आ रहे हैं। अब सब खत्म हो गया, हम पूरी तरह खत्म हो गए। अब हम कुछ नहीं कर सकते, समीर ने सिर हिलाते हुए कहा। धड़ाम, यह विक्रांत मेहरा के मोबाइल फोन के ठंडी, सख्त जमीन पर गिरने की आवाज थी।
इस समय विक्रांत मेहरा ने खाली नजरों से बड़बड़ाया, पागल, सब पागल हो गए। नील पर्वत खत्म हो गया, सब खत्म। ये कहकर विक्रांत मेहरा सीधे जमीन पर गिर पड़े। विक्रांत जी! आसपास के लोग उनकी ओर दौड़े, लेकिन इस पल मनीष सेठी पीछे हट गया और अनायास ही अपना मोबाइल निकालकर उसने किसी को नील पर्वत में अपने सभी स्टॉक बेचने की व्यवस्था करने को कहा। भले ही भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन अंदर फंसने से तो बेहतर था। फिर मनीष की आंखों में एक अजीब सी चमक और थोड़ी सी असहायता झलकी। अब जैनब ईरानी के अलावा शायद वही एकमात्र व्यक्ति था जो समझता था कि अगर इस घटना के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना हो तो वह स्वयं होगा। अगर उसने शुरू में शांति की कक्षा को निशाना न बनाया होता तो वह गुस्से में जैनब और इच्छा भवन के खिलाफ नहीं जाता, और जैनब ने भी खुलेआम इच्छा भवन को परेशान नहीं किया होता। ये सब कुछ ही आज नील पर्वत के बुरे परिणामों का अप्रत्यक्ष कारण बना। डेक्कन सिटी, इच्छा भवन के अंदर इस समय अर्जुन दास को बाजार बंद होने से ठीक 15 मिनट पहले हुए इस बड़े उलटफेर पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। ये पूंजी का खेल है, कमजोर को मजबूत खा जाता है। एक पल में कोई आपकी पूरी मदद करता है और अगले ही पल वही आपको काटने दौड़ता है, और आसपास इंतजार कर रहे भेड़ियों का झुंड आप पर टूट पड़ता है और आपको पूरी तरह चटकर जाता है। शांति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या ये वही था जो तुमने पहले अनुमान लगाया था? अर्जुन दास ने शांति के पहले के शब्दों को याद करते हुए पूछा। नहीं, मैं यह अनुमान नहीं लगा सकती थी, शांति ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर भी तुम पहले इतनी निश्चित थी और तुम्हें नील पर्वत के सहयोगियों के शामिल होने की कोई चिंता नहीं थी, अर्जुन दास ने कहा। शांति ने उदास होकर कहा, यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे पास पहले का अनुभव था। उस समय मेहरा परिवार के भी सहयोगी थे और अंत में वे अपने ही सहयोगियों के हाथों गिर गए। इस समय अर्जुन दास ने शांति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब बीत गया। मैं ठीक हूँ बॉस, शांति ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। इस समय अर्जुन दास ने गंभीरता से शांति से कहा, अगर तुम्हारी इच्छा मेहरा परिवार को पुनर्जन्म देना है तो मैं तुम्हें एक नया मेहरा वित्तीय समूह बनाने में मदद कर सकता हूँ। क्या बॉस, आप मजाक कर रहे हैं? शांति अर्जुन दास के शब्दों से हैरान थी। उसने कई लोगों को इच्छाएं बनाते देखा था, लेकिन इस तरह की इच्छा देने वाला कोई नहीं देखा था। मुंह खोलते ही एक कंसोर्टियम का तोहफा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अर्जुन दास ने कहा। शांति ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, आप मेरे अब तक मिले सबसे अद्भुत इंसान हैं। आपका पैसों के प्रति रवैया ऐसा है जैसे सड़क किनारे की गोभी हो। आप दूसरों की इच्छाओं को अपनी जिंदगी की प्रेरणा मानते हैं। तुमने मुझे इतना समझ लिया है, क्या तुम मेरे लिए कोई योजना बना रही हो? अर्जुन दास ने मजाकिया अंदाज में कहा। वास्तव में अर्जुन दास के दिल में बहुत खुशी थी। मॉल में अजय योद्धा रिया कपूर ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास असीमित धन है, साथ ही जादुई इच्छा पूर्ति सिस्टम और वह इच्छा पूरी करने की प्रणाली जिसे अर्जुन दास प्यार और नफरत दोनों करता था। बॉस, अब नाटक बंद करो, थक गए होंगे, शांति ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, मैंने अभी जो मेहरा समूह के पुनर्निर्माण की बात कही उसका क्या विचार है? बस तुम हाँ कहो और मैं वादा करता हूं कि मैं ये कर दिखाऊंगा, अर्जुन दास ने फिर कहा। शांति ने सिर हिलाया, नहीं, अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके इच्छा भवन को आपके लिए अच्छे से संभालूं। दलाल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज हॉल में कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, और यह सब कुछ बाजार बंद होने से पहले के आखिरी 15 मिनटों की वजह से था। इन 15 मिनटों में कुछ लोगों के स्टॉक तेजी से बढ़े और कुछ के स्टॉक तेजी से गिरे, लेकिन सबसे अविश्वसनीय था नील पर्वत मुख्यालय के स्टॉक्स में बदलाव। मात्र 15 मिनट में नील पर्वत का स्टॉक, जो पहले 104 रुपये प्रति स्टॉक था, सीधे 0.001 रुपये तक गिर गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नील पर्वत मुख्यालय ने अपनी पूरी पूंजी श्रृंखला को स्टॉक्स में लगा दिया था। ये कहा जा सकता है कि रियल एस्टेट फंड्स को छोड़कर नील पर्वत पूरी तरह से खाली हो चुका था। किसी कारणवश प्रमुख वित्तीय मीडिया ने इस घटना की रिपोर्टिंग में बड़े मुद्दों से बचने का फैसला किया और केवल स्टॉक मार्केट की अस्थिरता की विशेषताओं का विश्लेषण किया और सुझाव दिया कि चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन एक स्टॉक मूल्य सीमा प्रणाली स्थापित करे। लेकिन नील पर्वत का कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन केवल दलाल स्ट्रीट पर लंबे समय से मौजूद कुलीन लोग ही समझते थे कि 50 साल से अधिक पुराने इस दिग्गज पूंजी नील पर्वत का अंत हो चुका था। प्रमुख कंसोर्टियम के नियंत्रण वाले वित्तीय मीडिया ने नील पर्वत के प्रति अपनी अंतिम चिंता व्यक्त की और इसे आखिरी सम्मान देते हुए नील पर्वत को चुपके से इस दुनिया से गायब होने दिया। इस घटना के बाद प्रमुख कंसोर्टियम जाग गए, एकजुट हुए और सभी ताकतों को मिलाकर एक स्टॉक सीमा प्रणाली और दर्जनों स्टॉक मार्केट परिवर्तन प्रणालियों की स्थापना की। नील पर्वत जैसी स्थिति को रोकने के लिए सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा मजबूत वित्तीय संसाधनों वाले कई स्थापित कंसोर्टियम ने भी स्टॉक मार्केट से बड़ी मात्रा में संपत्ति को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, केवल थोड़े से शेयर छोड़कर या पूरी तरह से डीलिस्टिंग कर दी और अपनी संपत्तियों को तिजोरी में सुरक्षित रूप से सील कर दिया।
ये कहा जा सकता है कि शांति द्वारा शुरू और निर्देशित स्टॉक मार्केट घटना ने एक तितली प्रभाव की तरह कई वर्षों से चली आ रही व्यापारिक प्रणाली को बदल दिया। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट सर्दियों के दौर में प्रवेश कर गए। 3 दिन बाद अर्जुन दास एक दस्तावेज लेकर सूरज टावर में इच्छा चित्र मीडिया कंपनी में पहुंचे। इस समय सिया कपूर ने खुशी खुशी अर्जुन दास का हाथ पकड़ा और रिसेप्शन कर्मचारियों की हैरान नजरों के बीच कंपनी के गेट में प्रवेश किया। आसपास के लोगों की हैरानी भरी नजरों के बीच अर्जुन दास अर्जुन गुप्ता के ऑफिस की ओर बढ़े। वाह, वह आदमी कौन है? क्या वह सिया कपूर का बॉयफ्रेंड है? एक अभिनेत्री और कलाकार ने आसपास के लोगों से पूछा। पता नहीं, लेकिन देखो, मुझे लगता है कि शायद कुछ तो बात है, पास में खड़े एक पुरुष कलाकार ने कहा। कितना अफसोस की बात है। सिया कपूर जैसा फूल गोबर पर चढ़ गया। उस आदमी के कपड़े तो सड़क किनारे के स्टॉल से लिए हुए हैं। सचमुच नहीं सोचा था कि सिया कपूर को ऐसा शौक होगा, एक हैंडसम पुरुष कलाकार ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। ऋषभ मल्होत्रा, तुम अपना गंदा मुंह बंद रखो। अगर तुमने किसी की पीठ पीछे बुराई करने की हिम्मत की तो सावधान रहना, कहीं तुम्हें पता न चले कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। ये यशिका सेन थी जिसने अभी अभी उस पुरुष कलाकार को डांटा। यशिका, तुमने क्या कहा? मैंने किसकी पीठ पीछे बुराई की? उस आदमी के सड़क किनारे के कपड़ों में क्या गलत है? सिया कपूर सचमुच अंधी हो गई है, ऋषभ मल्होत्रा ने नाराजगी से कहा। यशिका सेन ने इस समय गुस्से के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, ऋषभ मल्होत्रा, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सामने वाले से जाकर कहने की हिम्मत है। क्यों नहीं? ऋषभ ने ये कहकर अर्जुन दास की ओर कदम बढ़ाए। इस समय अर्जुन दास अर्जुन गुप्ता के ऑफिस से बाहर निकले और खिड़की के पास रेस्ट एरिया में बैठ गए, जहां से बाहर का सुंदर नजारा दिख रहा था। आज उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अर्जुन गुप्ता को एक दस्तावेज देना था, जिसमें अर्जुन गुप्ता को हरियाली ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त करने और हरियाली के तहत सभी व्यावसायिक कंपनियों को संभालने की बात थी। नील पर्वत के पतन के ठीक 3 दिन बाद शांति ने पूरी ताकत के साथ हरियाली ग्रुप को अपने कब्जे में ले लिया था, और आज वह यहां अर्जुन गुप्ता को आश्चर्य देने आए थे। अर्जुन दास के इतने सालों के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में अर्जुन दास भी दिल से चाहते थे कि अर्जुन गुप्ता को एक बड़ा मंच मिले। इसे अर्जुन दास का अपने उस दोस्त को इनाम भी माना जा सकता है जो उनके बुरे दिनों में भी उनके साथ खड़ा रहा। इसके अलावा अगर अर्जुन गुप्ता हरियाली ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं तो इच्छा मनोरंजन के जनरल मैनेजर का पद खाली हो जाएगा। अपने लोगों को लाभ देने की सोच के साथ अर्जुन दास ने सिया कपूर को इस पद के लिए मनाया और वह इस पद को संभालने के लिए तैयार हो गईं। इसलिए जब सिया कपूर और अर्जुन गुप्ता कंपनी के कुछ मामलों के हस्तांतरण पर चर्चा कर रहे थे, अर्जुन दास ऑफिस से बाहर निकलकर रेस्ट एरिया में नज़ारा देखने और चाय पीने चले गए। जब अर्जुन दास अपनी बनाई चाय का कप पी रहे थे, तभी उनके सामने एक शख्स आ खड़ा हुआ। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको कौन लाया? ये शख्स था ऋषभ मल्होत्रा। उसने बहुत विनम्रता से यह कहा, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। अर्जुन दास ने अनायास ऊपर देखा। यह एक हैंडसम गोरा पुरुष था। क्या ये जरूरी है? अर्जुन दास ने शांति से पूछा। बिल्कुल, यह इच्छा मनोरंजन का ऑफिस क्षेत्र है। अगर आप इच्छा कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं तो आप यहाँ नहीं आ सकते और न ही आप हमारे रेस्ट एरिया के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन दास ने उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति को देखा जिसके होंठों पर विजयी मुस्कान थी और सपाट लहजे में जवाब दिया, ओह, समझ गया। ये सुनकर ऋषभ का चेहरा बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाला कह रहा हो, समझ गया, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो पीछे हट जाओ। लेकिन ऋषभ ने खुद को संयमित किया, क्योंकि इस समय रेस्ट एरिया के आसपास तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा थी। ऋषभ के चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान उभरी। आपका नाम क्या है? अर्जुन दास। अर्जुन दास ने लापरवाही से कहा। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऋषभ को लगता था कि उसका प्रभाव हर किसी को पता है। अर्जुन दास ने अपने हाथ का चाय का कप नीचे रखा, ऋषभ को घूरते हुए कहा, आप कौन हैं? मुझे सचमुच नहीं पता। ये वाक्य ऋषभ के लिए बिजली की तरह था। उसने आंखें चौड़ी करके कहा, मैं कौन हूं? आपको मेरे बारे में नहीं पता। क्या मुझे आपको जानना जरूरी है? अर्जुन दास ने बेसब्री से कहा। इस समय ऋषभ ने अपनी भावनाओं को छिपाना बंद कर दिया और बेपरवाह होकर बोला, अर्जुन दास है ना? चूंकि आप यह नहीं बता सकते कि आपको कौन लाया, कृपया यहाँ से तुरंत चले जाएं। यह इच्छा मनोरंजन है, कोई भी सड़क छाप आदमी यहाँ नहीं आ सकता। अगर आप अभी नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर करवाऊंगा। ओह, क्या इच्छा में ऐसा कोई नियम है? मुझे तो नहीं पता। अर्जुन दास को अब यकीन हो गया था कि सामने वाला शख्स जानबूझकर गड़बड़ करने आया है। आपको कैसे नहीं पता? आप अपने आप को क्या समझते हैं? ऋषभ का लहजा और भी आक्रामक हो गया। मैं अर्जुन दास हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वैसे आप कौन हैं? सिक्योरिटी या सफाई कर्मी? अगर आपको इस क्षेत्र की सफाई करनी है तो मैं जगह खाली कर सकता हूं, आपके काम में देरी नहीं करूंगा, अर्जुन दास ने मासूमियत से कहा।
इस समय ऋषभ गुस्से से लाल हो गया और तीखे लहजे में बोला, मैं आपको बता दूं, मैं ऋषभ मल्होत्रा हूं, एक फिल्म और टेलीविजन स्टार। और आपके जैसे सड़क छाप कपड़े पहनने वाले लोग ही सिक्योरिटी और सफाई का काम करने के लायक हैं। सड़क छाप कपड़े पहनने में क्या गलत है? मुझे खुशी है। आपको क्या परेशानी है? सिक्योरिटी और सफाई के काम में क्या गलत है? यह आपके काम की तरह ही है, अर्जुन दास ने नाराजगी से कहा। आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी और सफाई का काम मेरे काम जैसा है? क्या आप जानते हैं कि मैं एक साल में कितना कमा लेता हूँ? वे कितना कमाते हैं? मेरी एक दिन की कमाई उनकी पूरी जिंदगी की कीमत के बराबर है, ऋषभ ने बहुत घमंड से कहा। इस समय पास में खड़ा एक सफाईकर्मी गुस्से से ऋषभ को घूर रहा था। पैसे होना बहुत बड़ी बात है क्या? अर्जुन दास ने कहा। इस समय तमाशा देखने के लिए छिपी हुई यशिका सेन ने अर्जुन दास का ये वाक्य सुना और मुस्कुराते हुए अर्जुन दास को देखा। उसे लगा कि अर्जुन दास को ये बात कहने का सबसे कम हक है। हाँ, मैं एक साल में 100 मिलियन कमा लेता हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप क्या काम करते हैं और एक साल में कितना कमाते हैं? ऋषभ ने तंज कसते हुए पूछा। मैं? अर्जुन दास इस सवाल से थोड़ा अटक गए और थोड़ा सोचकर बोले, मैं अभी घर पर खाली बैठा हूँ, तो शायद मेरी कोई आय नहीं है। अर्जुन दास वाकई में अभी घर पर खाली थे, उन्होंने सब कुछ दूसरों के हवाले कर दिया था। अगर उनकी आय की बात करें तो ये कहना बेहतर होगा कि अर्जुन दास ने कितना पैसा दे दिया, क्योंकि उन्होंने वास्तव में एक पैसा भी नहीं कमाया। अर्जुन दास का जवाब सुनकर ऋषभ को लगा कि उसका अनुमान सही था और सामने वाला शख्स सिर्फ एक नर्म खाने वाला है। जब उसने सोचा कि वह इस सस्ते कपड़े पहनने वाले आदमी से हार गया तो उसे और भी गुस्सा आया। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, बेहतर होगा कि आप जल्दी से चले जाएं, वरना मैं कंपनी की सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर करवाऊंगा, ऋषभ ने अहंकार से अर्जुन दास को कहा। ऋषभ की यह हरकत देखकर अर्जुन दास के मन में बहुत गुस्सा आया। वह सिर्फ शांति से नजारा देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाले थे तभी ऋषभ के पीछे से सिया कपूर की आवाज आई। वह यहाँ से नहीं जा सकते, आप जो भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ ने सिया कपूर की ओर मुड़कर अपनी कॉलर ठीक की और मुस्कुराते हुए कहा, सिया, आप आ गईं। यह आपका दोस्त है, लेकिन कंपनी के नियम हैं, असंबंधित लोगों को कंपनी में लाना मना है। कृपया मुझे सिया कपूर कहें, मैं आपसे इतनी जान पहचान नहीं रखती। मैं किसे लाती हूँ उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनी के नियमों का उल्लंघन है या नहीं, ये तय करना आपका काम नहीं है, सिया कपूर ने गुस्से से कहा। सभी के सामने सिया कपूर द्वारा डांटे जाने पर ऋषभ का चेहरा धूप से बादल में बदल गया। वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा और बोला, सिया कपूर, अच्छा बुरा समझो। मुझे परवाह नहीं कि आप किसे ढूंढना चाहती हैं, लेकिन आपने इस सड़क छाप आदमी को चुना और उसे कंपनी में लाकर अपनी बेइज्जती कर रही हैं। थप्पड़। ऋषभ के बोलने के तुरंत बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। ये सिया कपूर थी जिसने ऋषभ को जोरदार तमाचा जड़ा। तुम्हारा मुंह बहुत बदबू मारता है, सिया कपूर ने ठंडे लहजे में कहा। इस थप्पड़ ने न केवल ऋषभ को बल्कि आसपास तमाशा देख रहे लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि गुस्से में सिया कपूर इतनी निर्णायक होगी। कुछ सेकंड बाद ऋषभ होश में आया। उसने अनायास अपना दायां हाथ उठाया सिया कपूर को वापस थप्पड़ मारने के लिए। क्या तुम वापस मारना चाहते हो? यह अर्जुन दास थे जो ऋषभ के पीछे खड़े होकर ठंडे लहजे में बोले। पता नहीं क्यों, लेकिन ऋषभ का उठा हुआ हाथ बहुत ऊंचा था, फिर भी वह नीचे नहीं आया। ऐसा नहीं था कि ऋषभ पीछे नहीं हटना चाहता था, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अगर उसने सिया कपूर को छुआ तो वह परिणाम नहीं झेल पाएगा। किरण, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी सिक्योरिटी को बुलाओ, ऋषभ ने अपने असिस्टेंट किरण राव की ओर मुड़कर कहा। ऋषभ की बात सुनकर किरण राव ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाने के लिए मुड़ लिया। फिर ऋषभ ने सिया कपूर से कहा, सिया कपूर, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं इस मामले को अर्जुन गुप्ता को जरूर बताऊंगा और देखता हूं कि अर्जुन गुप्ता तुम्हारा साथ देते हैं या मेरा। ऋषभ की बात सुनकर सिया कपूर ने उदासीन भाव से अर्जुन दास के पास जाकर खड़े हो गईं। लेकिन अर्जुन दास इस समय हंस पड़े। अगर वह नहीं जीत सकता था तो वह शिकायत करने जा रहा था, और वह भी अर्जुन गुप्ता से। अर्जुन दास ने अपने दिमाग में उस दृश्य की कल्पना कर ली। इस समय आसपास के कलाकारों ने धीमी आवाज में बातचीत शुरू कर दी। अरे तुम बताओ, ऋषभ और सिया कपूर के बीच अर्जुन गुप्ता किसका साथ देंगे? मुझे लगता है कि ऋषभ का। अर्जुन गुप्ता ने खुद उसे यहाँ लाया था और एक लोकप्रिय छोटे ताजे चेहरे के रूप में उसकी लोकप्रियता सिया कपूर से कहीं ज्यादा है। सिया कपूर की बात छोड़ो, यहाँ तक कि बड़े सितारों में भी कोई यह नहीं कह सकता कि वह इस लोकप्रिय छोटे ताजे चेहरे को पूरी तरह दबा सकता है। हाय, अब छोटे ताजे चेहरों का राज है। लेकिन सच कहूं तो सिया कपूर ने इस बार हद कर दी। वह इस तरह के आदमी के लिए ऋषभ को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे कर सकती है? वह इसके लायक था। अगर मैं होती
तो उसे इतना मारती कि वह खुद को भी न पहचान पाता। यशिका सेन ने बहुत नाराज होकर कई लोगों की फुसफुसाहट को बीच में काटा। यशिका, मुझे पता है कि तुम्हारा सिया कपूर से अच्छा रिश्ता है, लेकिन सच कहूं, उस आदमी को देखो, क्या वह सिया कपूर के लायक है? वह इतने गंदे कपड़े पहने हुए है और दाढ़ी भी नहीं बनाई। सबसे जरूरी बात, तुमने सुना ना, उसके पास नौकरी नहीं है और कोई आय नहीं है। तुम्हें वाकई सिया कपूर को समझाना चाहिए। अंधा प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता और प्यार को बनाए रखने के लिए आर्थिक ताकत का संतुलन जरूरी है। पास में खड़ी एक उम्रदराज महिला कलाकार ने यशिका सेन से दयालुता से कहा। यशिका सेन ने यह सुनकर अनायास अर्जुन दास की मैली कुचली शक्ल की ओर देखा। वह अनायास अपने होंठ सिकुड़ते हुए बोली, क्या यह उसका खास शौक है, या यह अमीरों की स्थिति है, मूल में लौटना? हाय, मैं कब इतना पैसा कमाऊंगी कि ऐसा दिखावा कर सकूं? यशिका, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? पास में खड़े व्यक्ति ने पूछा। ओह, कुछ नहीं, यशिका सेन ने होश में आकर कहा और घटना के केंद्र की ओर देखना जारी रखा। इस समय अर्जुन दास फिर से बैठ गए, चाय का कप उठाया और आराम से पीने लगे। दूसरी ओर सिया कपूर ने सबके सामने अर्जुन दास की गर्दन पकड़ ली और असीम कोमलता के साथ उन्हें देखने लगी। ऋषभ मल्होत्रा इस समय उदास खड़ा था और सिया कपूर की इस हरकत को देखकर उसकी आंखों में जलन की लपटें भड़क रही थीं। उसे शक होने लगा कि क्या वह वाकई इस बेकार आदमी से हार गया था। तभी इच्छा सुरक्षा के प्रभारी हर्षवर्धन कई सिक्योरिटी कर्मियों के साथ वहां आए। क्या हो रहा है? हर्षवर्धन ने भीड़ को चीरते हुए लापरवाही से पूछा। तुम इतनी देर में आए, जल्दी से इस आदमी को बाहर निकालो, ये हमारी कंपनी का नहीं है और यहाँ परेशानी कर रहा है, ऋषभ ने पहले शिकायत की। ओह, परेशानी कर रहा है? हर्षवर्धन ने ऋषभ की उंगली की दिशा में देखा। हर्षवर्धन ने अनायास गहरी सांस ली। इस समय वह तुरंत अर्जुन दास को पहचान गए, जो वहां चाय पी रहे थे। अर्जुन दास ने भी हर्षवर्धन को देखा और चुपके से उन्हें एक इशारा किया। हालांकि हर्षवर्धन को नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन अर्जुन दास का इशारा पाकर उन्हें समझ आ गया कि क्या करना है। तुम लोग क्या इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उसे बाहर निकालो, ऋषभ ने आदेश दिया। लेकिन हर्षवर्धन के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने कोई हलचल नहीं की। हर्षवर्धन ने इस समय ऋषभ को तिरछी नजरों से देखा। उसे ऋषभ का आदेश देने वाला लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम सब बेवकूफ हो या क्या तुम्हें कंपनी में रहना है? सावधान रहो, मैं तुम सबको निकलवा दूंगा, ऋषभ ने फिर कहा। एक और बात बोली। हर्षवर्धन ने ऋषभ को क्रूर नजरों से घूरा। आपको बता दें कि हर्षवर्धन पहले एक गुंडा हुआ करता था और उस समय वह 4 हॉल मास्टर्स में से एक था। उसके शरीर की दुष्टता 1-2 दिन में गायब होने वाली नहीं थी। इस समय हर्षवर्धन का सामना करते हुए ऋषभ अनायास एक कदम पीछे हट गया और पहले से कम ताकत के साथ बोला, अपनी जिम्मेदारियों को मत भूलो। मेरी जिम्मेदारियां तुमसे ज्यादा साफ हैं, तुम अपनी देखो, हर्षवर्धन ने कहा। तो जल्दी करो, ये वह है, ये कंपनी का नहीं है, इसे जल्दी बाहर निकालो, ऋषभ ने अभी भी हार नहीं मानी। लेकिन हर्षवर्धन ने धीरे से कहा, कंपनी का नियम है कि बेकार लोग कंपनी में नहीं रुक सकते, इसका मतलब यह नहीं कि इच्छा के कर्मचारी नहीं निकाले जा सकते। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा असिस्टेंट भी तुमने निजी तौर पर रखा है, वह भी इच्छा का कर्मचारी नहीं है, तो क्या उसे भी मुझे बाहर निकालना चाहिए? ऋषभ हर्षवर्धन की बातों से रुक गया, लेकिन फिर भी बोला, वह एक बेकार आदमी है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वह बेकार है या नहीं, ये तुम तय नहीं कर सकते, नहीं हम, बल्कि कंपनी के नेता तय करेंगे, हर्षवर्धन ने कहा। इस समय ऋषभ हर्षवर्धन के रवैये से हैरान था। क्या उसे कोई नकली सिक्योरिटी गार्ड मिल गया था? अरे, तुम किसके सिक्योरिटी गार्ड हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ खड़े हो? अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं अर्जुन गुप्ता को बताऊंगा और तुम सबको निकलवा दूंगा, ऋषभ ने धमकी दी। इस समय अर्जुन दास फिर से खड़े हुए, सिर हिलाया और बोले, वह तुम्हारी इच्छा का सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारा निजी अंगरक्षक नहीं। इसके अलावा अर्जुन गुप्ता को बताने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह इच्छा समूह के मुख्यालय से तैनात इच्छा सुरक्षा लिमिटेड का सदस्य है, जो इच्छा मनोरंजन के लिए सुरक्षा कार्य पूरा करता है। तुमने क्या कहा? ऋषभ को अर्जुन दास के शब्दों का अर्थ समझने में समय लगा, लेकिन अर्जुन दास ने ऋषभ की परवाह नहीं की और हर्षवर्धन से कहा, ठीक है हर्ष, जाओ अपना काम करो। अर्जुन दास की बात सुनकर हर्षवर्धन ने सिर हिलाया। ऋषभ को गहरी नजर से देखने के बाद वह दूसरों के साथ चला गया। इस समय आसपास तमाशा देख रहे लोग शांत नहीं थे। उन्हें अर्जुन दास द्वारा बताए गए कंपनी के विभागों की तैनाती के बारे में नहीं पता था। इसके अलावा उनके शब्दों ने सिक्योरिटी गार्ड्स के एक समूह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जो उनकी अपेक्षाओं से परे था। तुम कौन हो? ऋषभ घबरा गया। तुम्हारे दिमाग में क्या खराबी है? मैंने तुम्हें 2 बार बताया, मेरा नाम अर्जुन दास है, थोड़ा ध्यान दो, अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय ऑफिस में छिपकर यह सब देख रहे अर्जुन गुप्ता आखिरकार बाहर आए। दरअसल जब वह सिया कपूर
के साथ कंपनी के मामलों पर चर्चा कर रहे थे, तब बाहर की शोरगुल ने उनका ध्यान खींचा था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अर्जुन दास ने अभी भी अपनी पहचान नहीं बताई और ऋषभ के साथ खेल रहे थे, तो दोनों को अर्जुन दास के साथ खेल में शामिल होना पड़ा। इसलिए सिया कपूर पहले बाहर आई और जब उन्हें लगा कि अर्जुन दास अब और खेलना नहीं चाहते, तो उन्होंने ऑफिस का दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। ऋषभ, क्या तुमने काफी हंगामा नहीं किया? अर्जुन गुप्ता ने डांटते हुए कहा। मैंने हंगामा किया। ऋषभ ने अविश्वास से अर्जुन गुप्ता को घूरा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उसे 3 बार घास छील कर लाया था, वह उसके बारे में ऐसा कहेगा। याद रखो, तुम सिर्फ इच्छा के साथ अनुबंधित एक कलाकार हो। कंपनी के बारे में फैसले तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम अपनी अहंकारी और घमंडी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते, तो मुझे तुम्हें शांत करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, अर्जुन गुप्ता ने गहरे चेहरे के साथ कहा। दरअसल अर्जुन गुप्ता का मतलब था कि अगर तुम ईमानदार नहीं रहे, तो वह तुम्हें बर्फ में छिपा देंगे। तुम मुझे बर्फ में छिपाना चाहते हो, सिर्फ इस आदमी की वजह से। तुम पागल नहीं हो गए, अर्जुन गुप्ता, ऋषभ ने गुस्से से कहा। दरअसल जब से ऋषभ कंपनी में आया था, अर्जुन गुप्ता को छोड़कर उसने किसी को तवज्जो नहीं दी थी। अन्य कलाकारों के साथ वह बड़े बड़े नखरे दिखाता था। कंपनी के अन्य लोगों ने अर्जुन गुप्ता से अनगिनत बार शिकायत की थी। लेकिन इन दिनों इच्छा मनोरंजन एक विशेष दौर में था, जहां उथल पुथल सबसे आगे थी, इसलिए अर्जुन गुप्ता को आंखें मूंदनी पड़ीं। लेकिन आज उसकी किस्मत अच्छी थी और वह सीधे अर्जुन दास से टकरा गया। फिर अर्जुन गुप्ता वाकई इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन अर्जुन गुप्ता ने उसके शब्दों का जवाब नहीं दिया, बल्कि ताली बजाकर आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और बोले, चूंकि आप सब यहाँ हैं, मैं आपको इच्छा मनोरंजन के संस्थापक और इच्छा समूह के चेयरमैन श्री अर्जुन दास से मिलवाता हूँ। क्या? नहीं, ये कैसे संभव है? क्या वह बड़े बॉस हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अर्जुन गुप्ता के हर शब्द के साथ सभी ने मुंह खोल लिया और अर्जुन दास को देखने लगे। लेकिन इस समय अर्जुन दास उनकी नज़रों में बेस्वाद से बदलकर निम्न प्रोफाइल और गहरे अर्थों वाले बन गए, और कई महिला कलाकारों ने सिया कपूर की ओर तरह तरह की जटिल नज़रों से देखा। ठीक है, तो आप सब मिलकर मुझसे मजाक कर रहे हैं, है ना? ऋषभ ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। ऋषभ, तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। कभी भी तुम्हें निम्न प्रोफाइल रहना चाहिए, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा, अर्जुन गुप्ता ने कहा। इस समय ऋषभ गुस्से में लिपट चुका था और वह चिल्लाया, ठीक है, आप लोग कमाल के हैं। वैसे भी मैंने आज आपको बहुत बुरा अपमानित किया है। क्या आप मुझे बर्फ में छिपाना चाहते हैं? आइए, अगर आपकी इस टूटी फूटी कंपनी के बिना, जो बंद होने वाली है, मैं न होता, तो ये कब की बंद हो चुकी होती। मैं आपको बता दूं कितनी कंपनियां मुझे खींचने के लिए होड़ में हैं। बहुत ज्यादा बात मत करो, हमें तुम्हारे समर्थन की जरूरत नहीं है। सावधान रहो, बड़ी बड़ी बातें करने से आसमान न टूट जाए, अर्जुन गुप्ता ने इस समय नाराजगी से कहा। ठीक है, तो मैं इच्छा की सारी अंदरूनी बातें उजागर कर दूंगा। देखते हैं कि आप कितने दिन टिकते हैं, ऋषभ ने धमकी दी। अंदरूनी बातें जो चाहे कर लो, लेकिन यह मत भूलो कि तुमने कंपनी के साथ जो अनुबंध साइन किया है, उसमें एक स्पष्ट गोपनीयता समझौता है, अर्जुन गुप्ता ने कहा। ऋषभ ने यह सुनकर जोर से हंसा और बोला, डर गए? तो अनुबंध का हवाला देकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो कि अनुबंध की गोपनीयता अनुबंध की वैधता अवधि के भीतर है। इसका मतलब है कि अगर अनुबंध खत्म हो जाता है, तो मैं जो चाहे कह सकता हूँ। ठीक है, तुमने 5 साल का लंबा अनुबंध साइन किया है और हर्जाना 5 बिलियन है। अगर तुम 10 बिलियन का हर्जाना दे सकते हो, तो इंटरनेट पर इच्छा की अंदरूनी बातें उजागर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम हर्जाना नहीं दे सकते, तो ईमानदारी से काम पर जाओ, अर्जुन गुप्ता ने उदासीनता से कहा। क्या ये सिर्फ 10 बिलियन है? मैं आपको बता दूं कि हिमालय एंटरटेनमेंट ने मुझसे बहुत पहले संपर्क किया था। जैसे ही मैं हाँ कहूंगा, वे तुरंत मेरे लिए हर्जाना दे देंगे, ऋषभ ने गर्व से कहा। तो तुम जल्दी से संपर्क करो, उन्हें पैसे देने को कहो और फिर तुम निकल जाओ। अगर हिमालय ने आज हर्जाना नहीं दिया, तो मुझे तुम्हारे साथ अनुबंध खत्म करने के लिए मुकदमा दायर करने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि इच्छा की कानूनी टीम को कुछ साल तक खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अर्जुन दास ने बेसब्री से खड़े होकर कहा। ठीक है, मैं हिमालय एंटरटेनमेंट के श्री निकेश यादव को फोन करता हूँ, ऋषभ ने फोन निकालते हुए कहा। आज का कहानी का सफर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूले।